आज का टॉपिक अपने पास है 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। 3 फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर लिखना भी। इंडक्शन मोटर वर्किंग प्रिंसिपल या कार्यविधि लिख लेते। अब एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, मोटर या मशीन कोई भी पूछी जाए तो नियम कौन सा बताना है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का। कोई भी मोटर पूछी जाए, कोई भी मशीन पूछी जाए तो इनके सबके पापा जी हैं फैराडे। कौन है? फैराडे। और फैराडे ने एक नियम दिया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के उसने 2 नियम दिए थे, एक पहला और एक दूसरा। वो आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, पता करना बाद में। अब देखिए भी, तो अगर अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पे काम करती है। और प्रेरण का मतलब होता है बिना किसी कनेक्शन। आप स्टेटर को सप्लाई दोगे, रोटर उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो भी रोटर में क्या प्रवाहित होगी? विद्युत धारा। और इस विद्युत धारा के कारण पैदा होगा टॉर्क। क्या पैदा होगा अभी? टॉर्क। तो अब आप दिल थाम के बैठ जाना, आपको सब चीजें क्या आएंगी, क्या समझ में आएंगी, कैसे स्लिप आएगी, कैसे रोटर घूमेगा, सब चीजें आपको क्या आएंगी समझ में। अब देखिए भी, अब अपने पास क्या है, अपने कल बात करे थे कि आपके पास है स्टेटर। क्या बच्चों देखिए, स्टेटर। और स्टेटर में अपने लगाई थी कोर। क्या लगाई थी भी? कोर लगाई थी। क्या कोर? अब ये नीचे वाला भाग में ले लेता हूं कोर, ऊपर वाला भाग क्या भी? स्टेटर। अब अपने यहाँ पे बनाने 3 फेज वाइंडिंग। कितने फेज की वाइंडिंग? 3 फेज वाइंडिंग। अगर 3 फेज वाइंडिंग हो तो उसका फेज क्रम होगा आर वाई और बी। आर वाई और बी, यानी मान लेते हैं कि ये आपका आर फेज है, तो ये क्या होगा? वाई। और ये क्या होगा भी? बी फेज। इतनी बातें समझ में आ गई तीनों को? सबको समझ में आ गई इतनी बातें? आर वाई और बी। अब देखिए भी, इसके अंदर अपने रखा है रोटर। क्या रखा भी? रोटर आपकी संरचना के आधार पे 2 टाइप के हैं, एक तो है स्क्वायर केज, दूसरा है फेज बाउंड। जिसपे स्लिप रिंग लगी होती है वो स्क्वायर केज होता है ना। क्या होता है? जिसपे स्लिप रिंग नहीं लगी होती वो कौन सा होता है? स्क्वायर केज। क्या होता है भी? स्क्वायर। चलो पता है, इतना तो आप याद, इतना तो आप नींद में नहीं हुए। अब आप देखिए, इसके बीच में अपने रखा है रोटर। क्या रखा है भी? रोटर। ये आपकी रोटर है, इसके बीच आपके क्या करेंगे? कंडक्टर रखे होंगे, अपने वो मान लेते। ठीक है भी। अब देखिए भी, जैसे अपने सप्लाई, जैसे अपने 3 फेज वाइंडिंग को विद्युत सप्लाई देंगे, कितने फेज की? 3 फेज की, जिसका सप्लाई क्रम है आर वाई बी। क्या सप्लाई क्रम है? आर वाई और बी। अब जैसे यहां पर इसको सप्लाई देंगे, इस ये आपका रोटर है और ये अपने पास क्या भी? स्टेटर। स्टेटर एक और आ गई है, अपने पास क्या है भी? रोटर। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसे बोलते हैं एयर गैप। क्या बोलते हैं भी? अंतराल किसका है? अंतराल किसके कारण है? हवा के कारण, इसलिए बोलते हैं एयर गैप। क्या बोलते हैं भी? एयर। अब तो देखें, जैसे आप इस 3 फेज सप्लाई से जोड़ोगे स्टेटर को, तो यहां इस एयर गैप के अंदर एक घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। कौन सा फ्लक्स है? घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। अगर आपकी सप्लाई का फेज क्रम आर वाई बी है, बोलो क्या है? आर के बाद वाई और वाई के बाद क्या है? तो ये जो घूमने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, इसके घूर्णन की दिशा क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी? कौन सी दिशा होगी? अगर सप्लाई का फेज क्रम कौन सा होना चाहिए? आर वाई और बी। इतनी बातें समझ में आ गई? अब अपने क्या किया बताओ, सप्लाई कौन सी दी थी? आर वाई बी फेज क्रम में जुड़ी थी। अब बताओ क्लॉकवाइज इधर बढ़ाऊं या इधर बढ़ाऊं? सही है। अब बताओ 3.5 सही लगाए। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स फाई जो पैदा हुआ, वो बताओ किस गति पे घूमेगा? एनएस पे। किस पे घूमेगा? एनएस पे। देखो अपने इस गति का नाम दे दिया, उस गति क्या दे दिया? अब कोई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो आप ऐसे थोड़ी ओले ओले जावे, अपन क्या बोलेंगे? बहुत है तेज जा रहा है, रॉकेट की तरह जा रहा है, ऐसे तो बोलेंगे। उसकी गति को नाम दे दिया, नहीं दे दिया? अब यहां पर अपने क्या है, अगर अपने पास गोली तो देने के लिए होती है ठीक है। देखो, अब देखो, अगर अपन क्या कहें कि अगर ये गति पे घूम रहा है, ये गति पर घूम रहा है, इस गति को अपने नाम दे दिया एनएस। क्या दे दिया अभी? इसे बोलते हैं तुल्यकालिक गति। तो बताओ आपका जो चुंबकीय फ्लक्स है वो तो किस गति में घूम रहा है?
तुल्यकालिक गति, जिसका नाम अपने रख दिया एनएस। क्या रख दिया अभी? एनएस। इतनी बातें याद होगी? अरे बात याद होगी। अब ये फ्लक्स किसके कारण पैदा हुआ? स्टेटर के कारण। किसके कारण पैदा हुआ? जैसे अपने स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी, उसके कारण घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ, जो किस गति पे घूम रहा है? एनएस। इस गति का नाम रख दिया तुल्यकालिक गति। अंग्रेजी में बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। क्या बोलते हैं? इतनी बातें याद होगी। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्मूला बताता हूं, फिर आपको मैं 4 स्पीड याद कराऊंगा। कितनी स्पीड याद कराऊंगा? 4। अब ये जो एनएस होती है, तुल्यकालिक गति होती है, इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना अभी। तुल्यकालिक गति एनएस, इसका फॉर्मूला अपने पास है 120 है भाग पी, 120 एफ भाग पी। बताओ याद हो गया फॉर्मूला? और गति आपको लेनी है आरपीएम में। क्या लेनी है? आरपीएम का मतलब है रोटेशन प्रति मिनट। रोटेशन प्रति मिनट। तो समझ में आ गया सभी को? तो इसको अपन लिख देते हैं आरपीएम में। ये आपकी जो गति है वो आ चुकी है आरपीएम में, रोटेशन प्रति मिनट। कोई दिक्कत भाई? अब आपकी जो एनएस है वो समानुपाती आवर्ती के और विलोमानुपाती ध्रुवों की संख्या, ध्रुवों की संख्या। इतनी बात याद होगी। जो सामने होते हैं वो क्या होते हैं? समानुपाती। जो बटा में होते हैं वो क्या होते हैं? विलोमानुपाती। समझ में आ गया बच्चों? देखें, अब अपने भारत में जो मानक आवर्ती है वो है 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50। अगर अपन मानक आवर्ती को 120 से गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 6000। कितना आएगा? कितना आएगा? 6। अब आपके जो न्यूनतम पोल हो सकते हैं वो हो सकते हैं 2। कितने हो सकते हैं भी? न्यूनतम पोल कितने हो सकते हैं? न्यूनतम पोल है 2। अब 6000 में 2 का भाग दो तो कितना आएगा? तो अगर P 2 है तो NS कितना याद कर लो? 3000 RPM। बताओ याद है नहीं है? अभी इसरो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 4 पोल का। कितने पूछेगा? अभी मैं आपको 10 सेकंड में याद हो जाएगा। कितना होगा? करवाया था नहीं करवाया था उस दिन? अगर मैं पोल P 2 से 4 कर दूं तो पोल दुगने कर दिए नहीं कर दिए? तो स्पीड को आधी कर दें। ये दुगुना तो ये आधी। बताओ आधा करना, बताओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1500 आरपीएम। बताओ समझ में आ गई नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं पोल को इससे 3 गुना कर दूं तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 6। तो स्पीड भी 3 गुना कम कर दो। 3000 में 3 का भाग दो, कितना आएगा? 1000। कितना आएगा? 1000। बताओ समझ में आ गई नहीं है? 1000 आरपीएम। इतनी बात समझ में आ गई? अरे आएगी नहीं आई? P बराबर 8 कर दे तो NS हो जाएगा 750। 750। ये 4 स्पीड याद कर लोगे? अरे याद हो जाएगी चारों स्पीड? क्या याद कर लेना, बहुत फायदा होगा। अगर आवर्ती 50 हर्ट्ज है तो P 2 के लिए 3000, P 4 है 1500, P 6 है तो 1000 और P 8 है तो 750। किसी भी टाइम पे कोई पूछे तो बता देना है कि पोल 2 है तो 3000, पोल 4 है तो 1500, पोल 6 है तो 1000 और पोल 8 है तो 750। इतनी बातें याद होगी? अरे इतनी याद होगी? अरे भाई सुनील याद होगी सारी बातें? अब जो देखिए, अब अपने क्या कहा कि जैसे आपका बच्चों देखिए एनएस गति पे घूमेगा चुंबकीय फ्लक्स, क्या रोटर उसी समय घूमना चालू हो जाएगा? रोटर उसी समय घूमना चालू नहीं। अब तो देखें इस रोटर की परिधि पर अपने रख रखे चालक। क्या रखे भी? बताओ स्लॉट में चालक रखे नहीं रखे थे? और कल मैंने बताया था बार चालक कौन से रखते हैं? जिन बार चालकों को एंड रिंग सी सहायता से क्या कर दिया जाता है? शॉर्ट कर। अब देखिए भी फ्लक्स क्या होता है? भंवरा होता है। क्या होता है भी? भंवरा। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भंवरा होता है, ये इधर उधर जाए बगैर रहता नहीं है। अब क्या होता है देखें, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो चेंज इसलिए हो रहा है तो सप्लाई आवृत्ति कौन सी है? एसी। क्या भी? एसी। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इसमें एनएस गति में घूम रहा था वो इन रोटर चालकों से संयोजित होगा। क्या होगा भी? बताओ होगा नहीं होगा? रोटर चालक स्थिर है और ये घूम रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इन रोटर चालकों से संयोजित होगा, लिंक होगा। अब जैसे ये रोटर चालकों से लिंक होगा, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से, किसके नियम से? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई फ्लक्स है जो समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, अगर वो रोटर चालकों से लिंक होगा, रोटर चालकों से क्या होगा? तो उनमें पैदा कर देगा विद्युत वाहक बल। क्या पैदा करेगा? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसे लिखता है E बराबर ND⁵/dt।
एन है चालक की संख्या, एन क्या चालकों की संख्या। अब ऐसा फ्लक्स जो समय के साथ क्या हो रहा है चेंज, वो रोटर चालकों से बताओ लिंक होगा नहीं होगा, जब लिंक होगा तो इनमें पैदा कर देगा विद्युत वाहक बल। इतनी बात याद होगी। कैसे स्टार्ट करें वो समझते जाना भी। अब इन रोटर चालकों में जैसे विद्युत वाहक बल पैदा होगा, अगर विद्युत वाहक बल पैदा आएगा तो बताओ धारा आएगी नहीं आएगी, अरे आएगी नहीं आएगी, अरे आएगी नहीं आएगी। अब जैसे इन रोटर चालकों में विद्युत वाहक बल पैदा होगा, इनमें प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी धारा। क्या प्रवाहित हो जाएगी? अब मैंने आपको डीसी मोटर का प्रिंसिपल बताया था, याद है कुछ आ रहा है? अगर धारा वहन करते हुए चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, कहां पर रखा जाए? तो एक बल का अनुभव करता है, उस बल की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या धारा वहन करते हुए चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए रखे गए? अब तो देखें ये सभी चालक बल का अनुभव करेंगे, वो बल है। अब इस बल के कारण पैदा हुआ आघूर्ण। क्या पैदा हुआ? क्या पैदा हुआ? आघूर्ण। तो टॉर्क बराबर होता है बच्चों देखें एफ गुणा में आर, एफ गुणा में आर। आर होती है दूरी, एफ होता है आपका बल। क्या तभी बल, इसे बोलते हैं न्यूटन मीटर। क्या बोलते हैं? न्यूटन। अब इन रोटर चालकों में घूमने वाला क्या हुआ? बल पैदा हुआ। क्या बच्चों बल, जिसके कारण पैदा हुआ आघूर्ण। क्या पैदा हुआ? आघूर्ण। अब पता करते हैं कि ये जो बल पैदा होगा या रोटर में जो घूमने वाला आघूर्ण पैदा होगा, उसकी दशा कैसे होगी, उसकी दिशा कैसे होगी, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालने पर? वो उल्टा तो घूम सकता है, वो इसी दिशा में क्यों घूमेगा, इसका पता भी तो होना चाहिए। अब एक आदमी आया था जिसे बोलते हैं लेंज का नियम। क्या बोलते भी? जिसने दिया लेंज का नियम। अब लेंज का नियम क्या कहता है कि कोई भी विद्युतीय चुंबकीय कारक उत्पन्न होता है तो अपने उत्पन्न होने के कारण क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है भी? विरोध। अब जो देखें, क्या ये रोटर चालक चाहते हैं कि मेरे में विद्युत वाहक बल पैदा हो? अरे बताओ, नहीं चाहते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि जो लेंज का नियम क्या कहता है कि कोई भी विद्युतीय चुंबकीय कारक उत्पन्न होता है तो अपने उत्पन्न होने के कारण क्या करता है भी? विरोध करता है। अब ये रोटर चालक है वो चाहते नहीं है कि मुझ में विद्युत वाहक बल पैदा हो। और विद्युत वाहक बल पैदा क्यों हो रहा है? तो रोटर घूम नहीं रहा था। सही है क्या? घूम कौन रहा था? चुंबकीय फ्लक्स। अगर बच्चों देखें, रोटर अगर घूमना चालू कर देगा और अगर उसी दिशा में घूमना चालू कर दे और उसी गति में घूमना चालू कर दे, तो क्या अब आपका चुंबकीय फ्लक्स कटेगा भी? क्या रोटर चालक हैं, जो रोटर चालक हैं उनसे चुंबकीय फ्लक्स लिंक होगा भी? अब तो दो आदमी बराबर जा रहे हैं, दो आदमी बराबर है, कभी एक दूसरे को काट पाएंगे भी? बराबर ही भागने। अब तो देखें, अब ये रोटर क्या चाहेगा कि मैं इसी दिशा में घूमूंगा। इस दिशा में कौन घूम रहा है? चुंबकीय फ्लक्स। तो बताओ दिशा पता चल गई? तो बताओ दिशा कौन से नियम से याद करते हैं? लेंज के नियम। अभी बताता हूं, दोबारा बताऊं कौन से नियम से याद करते हैं? लेंज के नियम से। दोबारा सुनो, अभी कहानी क्या चल रही है? कहानी ये चल रही है कि ये जो घूमने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है, जब रोटर चालकों से लिंक होगा तो उनमें क्या पैदा करेगा? बोलो क्या पैदा करेगा? विद्युत वाहक बल। जैसे विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, क्या प्रवाहित होगी? धारा। और इस धारा के कारण पैदा होगा आघूर्ण। क्या पैदा होगा? समझ में आ गया? अब तो देखिए, ये रोटर नहीं चाहता है कि इसमें क्या पैदा हो? आघूर्ण। क्या पैदा हो? अब आघूर्ण के पैदा होने का कारण कौन है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि इसमें क्या पैदा हो रहा है? विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल पैदा क्यों हो रहा है? इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण। अगर ये रोटर इसी गति पे घूमना चालू कर दे जिसपे कौन घूम रहा है? चुंबकीय फ्लक्स, क्या दोनों एक दूसरे को काट पाएंगे? क्या दोनों एक दूसरे को काट पाएंगे? सब बच्चों देखें, अगर आपका रोटर एनएस पे घूमना चालू कर देगा तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो रोटर चालक को काट नहीं पाएगा या उनसे लिंक नहीं हो पाएगा। तो क्या बताओ, विद्युत वाहक बल पैदा होगा? क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी? क्या आघूर्ण पैदा होगा? पर बच्चों देखें, इंडक्शन मोटर में ऐसा होता नहीं है कि आपका जो एनआर होती है, जो रोटर गति होती है, वो एनएस के बराबर हो जाए। तो यहां मोटर में होती है स्लिप। क्या होती है? क्या होती है भी? स्लिप। यानी रोटर कभी भी तुल्यकालिक गति पर घूमे नहीं पाता है। और रोटर और स्टेटर के बीच में होता है सापेक्ष गति अंतर, जिसे बोलते हैं स्लिप। क्या बोलते हैं भी? समझ में आई नहीं है? अब इंडक्शन मोटर को दूसरा नाम लिया जाता है एसिंक्रोनस मोटर। क्या बोलते हैं? एसिंक्रोनस मोटर। अगर इसमें स्लिप का मान 0 हो जाता तो ये होती सिंक्रोनस मोटर। क्या होती? इसमें स्लिप का मान कभी भी 0 नहीं होता है। तो कौन सी मोटर होती है फिर? एसिंक्रोनस मोटर। अब बताओ बात समझ में आएगी नहीं? अब अगर इसमें जो टॉर्क पैदा होगा, बताओ कौन से नियम से पैदा हो? टॉर्क के घूर्णन की दिशा, इस मोटर के घूर्णन की दिशा बताओ कौन से नियम से निकालोगे आप? लेंज के नियम से।
तो लेंज का नियम क्या कहता है कि कोई भी अगर विद्युतीय चुंबकीय कारक उत्पन्न हो रहा है तो उसके उत्पन्न होने के कारण क्या करता भी विरोध करता है। तो रोटर उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में घूम रहा होता है चुंबकीय फ्लक्स। क्यों चेंज होगा बेटा? कौन सी सप्लाई है इसमें? थ्री फेज। आर के बाद क्या आएगा? वाई। वाई के बाद क्या आएगा? बी। फिर वापस क्या आएगा? आर वाई बी। फेज कंटिन्यूस चेंज होंगे और जैसे फेज चेंज होंगे वैसे आपके पोल क्या होंगे? चेंज। और लगातार हमेशा क्या रहेगा? एक ही दिशा में घूमना स्टार्ट करेगा। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था? सप्लाई का क्रम। अगर आर वाई बी है तो घूमने की दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज। क्या होगी भी? अगर आपने दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया, घूमने की दिशा क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो मोटर के घूमने की दिशा भी क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बातें समझ में आई नहीं आई? बताओ प्रिंसिपल समझ में आई नहीं है? अरे बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आ गया? हम अपन इसको लिखें या एक बार और बताऊं? चलो दोबारा बताते रहो, पानी वानी पी लेने दो। और डायग्राम कितने भी देख लो, जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा आपको बातें समझ में नहीं आए। देखिए दोबारा देखो, अपन ने क्या पढ़ा भाई? सबसे पहले आपके पास क्या भी? स्टेटर है। और स्टेटर में आपने दे दी थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग। और स्टेटर को, जब स्टेटर वाइंडिंग को आप दोगे सप्लाई क्या दोगे भी? सप्लाई, जिसका फेज क्रम क्या है? आर वाई और बी। तो इसके कारण एक घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ एयर गैप में। किसमें? जो किस गति में घूमेगा? एनएस पे। और एनएस का फॉर्मूला क्या बताया आपको? 120 है भाग पी। याद करा दी? चारों स्पीड याद होगी। अब तो देखिए इस समय आपका रोटर क्या है? कांस्टेंट। क्या भी? अब रोटर पर लगाए बार चालक। क्या लगाए भी? अब ये जो घूमने वाला जो फ्लक्स है वो रोटर चालक के साथ लिंक होगा नहीं होगा? अब फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से रोटर चालकों में क्या पैदा हो जाएगा? विद्युत वाहक है। और जैसे विद्युत वाहक बल पैदा होगा क्या प्रवाहित होगी? धारा। क्या प्रवाहित होगी? धारा। और इस धारा के कारण घूमने वाला घूर्ण पैदा होगा। अब लेंज के नियम से, कौन से नियम से? लेंज के नियम। जो रोटर चालक होते हैं तो देखें वो इस घूमने वाले जो घूमने वाले जो बल है इसका क्या करते हैं भी? विरोध करते हैं। अब विरोध करने के लिए वो जो रोटर है इस रोटर को चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देता है। क्यों करेगा? कि ये चाहता है कि अगर मैं इस एनएस के बराबर घूम लूंगा तो क्या चुंबकीय फ्लक्स कटेगा? क्या चुंबकीय फ्लक्स है? कटेगा? तो चुंबकीय फ्लक्स कटेगा नहीं। और जब चुंबकीय फ्लक्स नहीं कटेगा तो रोटर चालकों में किसी प्रकार का कोई विद्युत वाहक बल पैदा, और जब विद्युत वाहक बल पैदा नहीं हो तो धारा प्रवाहित है, और धारा प्रवाहित नहीं हो तो घूमने वाला आघूर्ण भी पैदा नहीं होगा। पर इंडक्शन मोटर में ऐसा हो नहीं पाता। तो यहाँ पे क्या होती भी? स्लिप। क्या होती भी? स्लिप। रोटर और स्टेटर के जो रोटर होता है और स्टेटर का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके बीच में हमेशा बना रहता है एक सापेक्ष गति अंतर, जिसे कहा जाता है स्लिप। तो अगर जब तक स्लिप है रोटर हमेशा क्या रहेगा? पीछे। चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा? आगे। क्लियर होगी बातें? और अगर ये आगे रहेगा और ये क्या रहेगा? पीछे, तो लगातार हमेशा मतलब फ्लक्स करता रहे नहीं रहता है। जब फ्लक्स करता रहेगा तो विद्युत वाहक बल पैदा होता रहेगा, और विद्युत वाहक बल पैदा होता है तो क्या रोटर चालक में क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा पैदा क्या पैदा होगा? आघूर्ण। और रोटर घूमता रहेगा। बातें समझ में आ गई? चलो अब इसको लिख दें अपन। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई से संयोजित करने पर क्या होगी? वायु अंतराल में या एयर गैप में तुल्यकालिक गति पर, तुल्यकालिक गति पर घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा अभी? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है।
अब ये जो घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वो रोटर चालकों से क्या होगा, लिंक होगा। इस घूमने वाले चुंबकीय फ्लक्स के रोटर बार चालकों से, रोटर बार चालकों से संयोजन के कारण रोटर चालकों में या रोटर बार चालकों में फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने पर रोटर चालकों में विद्युत धारा, विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर लेंज के नियम के अनुसार के नियम के अनुसार उत्पन्न आघूर्ण के कारण मोटर के घूर्णन की दिशा इस प्रकार होगी कि यह उत्पन्न आघूर्ण का विरोध ठीक है भी, बातें समझ में आ गई सारी। अब जो देखें मोटर के जो घूर्णन की दिशा इस प्रकार होगी वो उत्पन्न आघूर्ण का क्या कर भी विरोध। इसलिए जो देखें क्या होता है कि जो रोटर होता है वो आपका चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है भी। इसलिए रोटर घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। इस तरह से आपकी मोटर क्या हो जाएगी भी स्टार्ट। पर इसमें क्या जो देखें सिंक्रोनस मोटर जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है उसमें रोटर और जो आपका स्टेटर का जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें हमेशा बना रहता है सापेक्ष गति अंतर। तो इसमें क्या होती है स्लिप, क्या होती है स्लिप। तो अगर आपका जो रोटर है और स्टेटर का जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें होती है स्लिप, जिसके कारण क्या बना रहता है हमेशा सापेक्ष गति अंतर बना रहता है, उसी कारण लगातार आपका रोटर घूमता रहता है। ये भी अपन नोट कर देते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स व रोटर गति इसे अपन लिखेंगे एनआर से, क्या लिखेंगे भी एनआर।
के मध्य सापेक्ष गति अंतर होने के कारण गति अंतर रोटर लगातार घूमता रहता है। सापेक्ष गति अंतर को क्या कहा जाता है? अभी स्लिप कहा जाता है। सापेक्ष गति अंतर को स्लिप कहा जाता है। तो स्लिप कहा जाता है। अब तो अब यहां तक बातें सही समझ में आ गई। स्लिप क्या एक्चुअल में? अंतर, दोनों गति के बीच का अंतर। अब जो देखिए, जब भी अपन स्लिप निकालेंगे तो कंपेयर करेंगे उसको हमेशा एनएस से। किसे करेंगे? ज्यादा गति कौन सी भी? एनएस। अपन क्या लिखें मुझे देखें, तो स्लिप बराबर क्या लिखते हैं फॉर्मूले में? स्लिप एस बराबर एनएस माइनस एनआर। किसके सापेक्ष में है? एनएस। अगर परसेंटेज में लगाना तो क्या लिखोगे? गुणा में 100। इधर क्या लगाओगे? परसेंट। अब देखो बच्चों, देखिए अगर आपको कह दे कि बताओ जब मोटर आपकी स्टार्ट होती है तो स्लिप का मान बताओ कितना होता है? 0 या 1? अब जो कह रहे हैं 0 वो हाथ खड़े करें। 1 2 3 4। जब मोटर स्टार्ट होती है स्लिप का मान कितना होता है? अभी 0। जो हाथ करे खड़ा तो करे यार, एक तो। अब देखिए, हाँ ये 100 वाला एक सही बोला है, बाकी सारे 0 हैं। अभी मैंने क्या बताया कि जब मोटर स्टार्ट होती है तो एनआर का मान कितना होता है? एनआर का मान कितना होता है? यहां एनआर का मान 0 रखो। एनएस माइनस 0 भाग एनएस। एनएस माइनस का भाग दिया कितना आया? तो स्टार्टिंग में स्लिप का मान कितना होता है? 1। हर बात 0 नहीं होती है, ठीक है भाई। यहां इंडक्शन मोटर में बहुत कंफ्यूजन रहता है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ स्टार्टिंग में स्लिप का मान कितना होता है? तो सारे कर जाते हैं 0। क्या कर जाते हैं? नंबर भी 0। अरे तो ठीक रहेगा, अब बताऊंगा, ठीक है। एट स्टार्टिंग स्लिप कितना होता है? 0। एस बराबर कितना होता है? भी 1। और अगर आप परसेंटेज लिखो क्या लिखो भी? 100%। एस बराबर कितना हो जाएगा? 100%। जहां पढ़ा रहा हूं ना वहीं एक बार ध्यान दो। अब देखें भी, तो आपके जो स्लिप का मान कितना रहेगा? स्टार्टिंग में कितना होगा? 1। या कितना होगा भी? 100%। क्लियर कर लेना, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो देखें, अब अपन एक कंडीशन लें कि अगर मान लें कि एनआर का मान एनएस के बराबर हो जाए, होगा नहीं कभी भी। अगर एनआर का मान किसके बराबर हो जाए? कब हो सकता है एनएस के बराबर? और अगर एनएस के बराबर हो जाए तो क्या होगा बताओ? तो स्लिप कितनी हो जाएगी? 0। एनएस माइनस एनएस। अब बराबर हो गया ना ये, तो एनआर को मैंने क्या लिख दिया? एनएस भाग एनएस। तो बताओ स्लिप का मान कितना हो गया? अगर इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान 0 हो सकता है क्या? नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं। अब जो देखिए, अगर स्लिप का मान 0 हो गया तो रोटर किस पे घूम रहा है? एनएस पे। क्या दोनों फ्लक्स दोनों एक स्पीड में घूम रहे हैं? क्या फ्लक्स कटेगा? क्या रोटर चालक में विद्युत भागल पैदा होगा? क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी? क्या घूमने वाला आघूर्ण पैदा होगा? ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान कितना हो जाए? 0। पर अगर आपसे 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप राशि पूछी जाए तो वो बतानी आपको 0 से लेके 1 तक। कहां से लेके? यानी इंडक्शन मोटर किस रेंज में काम करती है? 0 से लेके 1 तक। अब तो देखें, पर अगर मैं बात करूं एट नो लोड, एट, अब इस मोटर पे कोई भार नहीं है, एट नो लोड, एट नो लोड। अगर अपन बात करें कि मोटर पे कोई भार नहीं है तो रोटर तेज घूमेगा या धीरे घूमेगा? तेज घूमेगा। अगर मोटरसाइकिल में एक ही आदमी बैठा पौन जैसा जिसमें भारी 20 किलो है तो तेज घूमे, भागेगा नहीं भागेगा? और अगर 5-7 आदमी बिठा दिए मोटे मोटे तो क्या भागेगा? समझ में आई नहीं है? अरे कल्पना करनी है, कल्पना में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अरे भागेगा क्या?
नहीं भागेगा। ठीक है, यानी अगर अपन भार बढ़ाते हैं तो रोटर गति घटती है। सही है? अरे सही है क्या? अपना एग्जांपल ले लो, अगर आपके सिर पे 50 किलो का गट्टा रख दिया गया, भागोगे क्या? नहीं भागोगे, फिर धीरे धीरे चलोगे। ठीक है, अब तो देखें, अगर अपन बात करें एट नो लोड, एट अगर नो लोड की बात करें तो देखें तो एनआर का मान अधिकतम होता क्या तभी, पर एनएस के बराबर नहीं होता। अब तो देखें, अगर इन दोनों का अंतर कम है, कब कम है? जब आपके पास एनआर का मान क्या है? ज्यादा, और ज्यादा कब है? एट नो लोड, एट नो लोड। समझ में आ गया? तो नो लोड पे स्लिप का मान तो कम होगा ज्यादा होगा? नो लोड पे स्लिप का मान क्या होगा? कम, क्योंकि सापेक्ष गति अंतर क्या होगा? कम होगा। ये ज्यादा, ये तो फिक्स है। अगर इन दोनों का अंतर कम है तो बताओ नो लोड पे स्लिप का मान क्या होगा? कम। तो 0.5% याद होगा? कितना परसेंट है? 0.5 कितना पॉइंट। एट नो लोड क्या होगा? एनआर का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। एनआर का मान क्या होगा भी? अधिकतम। जब एनआर का मान अधिकतम होगा तो अपने पास क्या होगा? एनएस माइनस एनआर का अंतर क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो एनआर का मान अधिकतम होने पर, एट नो लोड एनआर का मान अधिकतम होने पर स्लिप का मान न्यूनतम होगा। स्लिप का मान क्या होगा भी? बताओ, समझ में आई नहीं है? और ये न्यूनतम कितना हो सकता है? 0.5, एस बराबर लिख देंगे 0.5%। बताओ, समझ में आई नहीं है? अब अगर आप भार बढ़ा रहे हो, भार, बताओ गति घटेगी बढ़ेगी? तो एनएस माइनस एनआर का अंतर घटेगा बढ़ेगा? अंतर है बढ़ेगा। तो बताओ स्लिप का मान बढ़ेगा घटेगा? स्लिप का मान है बढ़ेगा। ये क्वेश्चन सारे पूछेंगे जो बता रहा हूं तुम्हें। ये 0 वाला पूछा, 1 वाला पूछा गया, 0.5 वाला पूछा गया, अब बता रहा हूं वही पूछा गया। तो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर को तो अति प्रिय सब्जेक्ट है इंडक्शन मोटर। अगर आप 2018 पेपर देखोगे, हर पेपर में इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन पूछे, हर पेपर में, और जो करवा रहा हूं वही पूछे यहाँ से। अब अपन जैसे भार बढ़ाएंगे तो रोटर गति घटेगी, तो एनएस माइनस एनआर का अंतर बढ़ेगा, तो स्लिप का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो भार बढ़ने में बताओ स्लिप का मान बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। वेरी गुड, समझ में तो आ रहा है तुम्हें? भार के बढ़ने पर रोटर गति घटती है। पवन सुन रहा है मेरे को? रोटर गति घटती है। वह सापेक्ष गति अंतर के बढ़ने पर, वह सापेक्ष गति अंतर के बढ़ने पर, के बढ़ने पर रोटर गति, स्लिप का मान बढ़ता है। स्लिप मान बढ़ता है। अब आपको इसकी भी रेंज दी गई है, 2% से लेके 5%। तो पूर्ण भार पे स्लिप प्रास कितनी होती भी? पूर्ण भार स्लिप प्रास 2% से लेके 5%। समझ में आ नहीं आ गया? तो अगर आप पूछे कि आपकी मोटर नहीं चल रही है तो बताओ स्लिप का मान कितना है? 100%। कितना भी? और अगर आपको एनआर बराबर एनएस हो जाए तो कितना हो जाएगा? 0। अगर स्लिप का मान, अगर मोटर नो लोड पे चली है तो कितना? 0.5। और भार बढ़ाओ स्लिप का मान बढ़ेगा। बताओ, इतनी बातें याद होगी? अरे इतनी बातें याद होगी क्या सारी? समझ में आ गया? समझो दे। अब अपन इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर अपन और बात करेंगे बच्चों। देखिए, अब आपको बच्चों देखिए वर्किंग प्रिंसिपल एक बार और बताया तो देखो यहाँ से इस डायग्राम से और देख लो। ये अपने क्या दी इसको? 3 फेज सप्लाई। डायग्राम वाले डायग्राम से देख लेंगे क्या दी? 3 फेज है सप्लाई। जैसे अपन 3 फेज सप्लाई देंगे, यहाँ पे क्या हुआ? घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ। अरे हुआ भी। देखो एन और एस घूम रहे हैं लगातार, किस गति पे घूमेंगे? एनएस पे। रोटर स्टेटर चाल को। अब देखिए ये जो घूमने वाला जो फ्लक्स है वो तो रोटर चाल के साथ लिंक होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या लिखा है? ईएमएफ इंड्यूस। घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटर चालक में क्या पैदा होता है? विद्युत वाहक बल। कौन से नियम से? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। और रोटर चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हुआ। अब प्रवाहित होना स्टार्ट होगी धारा। क्या प्रवाहित होने? धारा। तो प्रेरित ईएमएफ के कारण रोटर कंडक्टर में करंट प्रवाहित होने लगता है। क्या प्रवाहित होगा? विद्युत धारा। अब जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी बच्चों देखें, अब आपका आएगा लेंज का नियम। क्या आएगा? अब लेंज के नियम के अनुसार बच्चों देखें रोटर उसी दिशा में घूमेगा जिस दिशा में कौन घूम रहा है? चुंबकीय फ्लक्स। वो उसका क्या करना चाहता है? विरोध। क्या करना चाहता है? विरोध। तो रोटर करंट और स्टेटर के घूमने चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया से टॉर्क उत्पन्न होता है।
यहाँ ईएमएफ क्या, अब आपके पास क्या पता घूमना, क्या पैदा हो जाएगा, टॉर्क। क्या पैदा हो जाएगी, टॉर्क। तो ये टॉर्क पैदा हो रहा है इसमें, ठीक है भाई। पर यहाँ पे जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, क्लॉकवाइज। क्या रहेगी, क्लॉक। अगर आपका चुंबकीय फ्लक्स क्लॉकवाइज है तो टॉर्क भी क्या होगा, क्लॉकवाइज। अब आपकी ये आगे इंडक्शन है मोटर, समझ में आ गया। यहाँ लिखा है रोटर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमता है लेकिन कभी भी गति एनएस तक पहुंचता नहीं। इसकी गति हमेशा क्या रहती है, एन होती है। स्लिप बराबर क्या लिखा है, स्लिप एनएस माइनस एनएस बटा में एनएस गुणा में 100। समझ में आ गया साइड डायग्राम। अब आप डायग्राम से देख लो, सुंदर सुंदर डायग्राम दिए हैं चैट जीपीटी ने आपके लिए। अब सुंदर सुंदर क्वेश्चन भी दिए हैं, वो देखो। वही क्वेश्चन है, चेंज तो नहीं हुआ क्वेश्चन। क्या देखो क्या लिखा है, अब आप देखो 3 फेज सप्लाई देने पर स्टेटर में क्या उत्पन्न होता है। सप्लाई दी तो क्या पैदा हुआ था, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स, जो कौन सी गति में घूम रहा था, एनएस पे। फॉर्मूला क्या बताया था, 120 एफ भाग पी आरपीएम। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, वो जो देखें, जो बीच में से पढ़ रहे हैं थोड़ा मन से पढ़ रहे हैं तो उनको भी समझ में तो आ रहा है, पर मन से, जिनकी आत्मा और शरीर दोनों यही हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, याद कराया था तुम्हें, कौन सी गति, तुल्यकालिक गति, कौन सी गति पे, बहुत बढ़िया शाबाश भी। अगला क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्मूला भी याद कराया था तुम्हें, 120 है भाग, सारे फॉर्मूले गलत दे दिए इसने। वेरी गुड, वेरी गुड, कोई बात है, हाँ कोई बात, अपने पढ़ लिया फॉर्मूला, तुम्हें याद हो गया, है भाग पी, याद हो गया मुझे, देखें अपने को याद है, कोई दिक्कत नहीं। चैट जीपीटी भैया कुछ भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, रोटर आरएमएफ, आरएमएफ का मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच सापेक्ष गति अंतर। अगर बच्चों देखे एनएस माइनस एनआर नहीं होगा, एनएस माइनस एनआर है तो मोटर में कुछ नहीं होगा, मोटर में कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। समझ में आया नहीं आया, तो सापेक्ष गति अंतर होना बहुत जरूरी है। समझ में आया नहीं आ गया, क्या तुम्हें क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ दो तुम्हें। इंडक्शन मोटर का रोटर किस गति में घूमता है, हमेशा तुल्यकालिक गति से कम, और अगर सिंक्रोनस मोटर होती तो क्या बराबर। समझ में आया नहीं आया, अगला क्वेश्चन पढ़ दो फटाफट। रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे किस पे, कौन सी गति पे, एनएस पे, बताया था क्या, पर घूमने लगे, लगे लगता नहीं है, लगे तो क्या होगा, एनएस माइनस एनआर कितना हो जाएगा, 0। अरे हो जाए नहीं हो जाएगा, और अगर सापेक्ष गति अंतर 0 होगा तो मोटर में कुछ भी होगा नहीं। क्या बताओ क्या पता होगा, ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। बताओ समझ में आया नहीं है, अरे आया कि नहीं आया, बूढ़ो खो क्वेश्चन है, फिर भी कर दिए पहली बारी, करा कि नहीं करा। आपको समझ में आया कि एनएस माइनस एनआर बहुत जरूरी है, इन दोनों का अंतर बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, स्लिप का फॉर्मूला एनएस माइनस एनआर बटा में एनएस। समझ में आ गया सभी को, तुम तो तोते उड़ा रहे हो यार। ये मैंने आपको करवाया, ये करवाया नहीं, ये करवाया नहीं, ये नहीं करवाया, नहीं करवाया, ये देखो, ये पढ़ो। स्टार्टिंग के समय कितना पूछा है, स्लिप का मान कितना होता है, 0। देखो ये 0 ए ऑप्शन दिया है, देखो ओ वह, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। ये देखो अगर आप फेज सीक्वेंस को बदल जाओ तो मोटर के घूमने की दिशा का विपरीत हो जाए, बताया नहीं बताया था। आर वाई बी है तो मोटर की घूमने की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज। इससे उल्टा करो तो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रोटेशन है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़ दो फटाफट, पोल कितने हैं, 10 सेकेंड, कितने सेकेंड, अब इसमें पढ़ो पोल कितने हैं, एनएस कितना है, 1000, पोल कितने हैं, 2।
NS कितना है 82, 3000, ये लो ठीक है। समझ में आएगी नहीं है तो जितना करवाया बताओ, याद हो गया नहीं होगा साथ के साथ? बढ़िया लगा?